देशभक्त बनना है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बनो। आज 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है, 128वीं जयंती है और इसके उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। लेकिन पराक्रम दिवस मनाने वाले दो तरफा हैं। एक वो जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, जो नरम दल का पोषक हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को के अस्तित्व को दबाने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ वो जो गरम दल का समर्थक हैं, देशभक्त हैं और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कृत्यों को उजागर करने के लिए, उनके रास्ता पर चलने के लिए हमारे जैसे लोग आज उनका दिवस मनाएंगे। आज सुभाष चंद्र बोस को याद हम लोग करेंगे, उन्होंने क्या कहा था और हम आज क्या कर रहे हैं। याद करिए, जब हम गुलाम थे उस समय गुलामी के दिनों में दो प्रकार के दल हुआ करते थे अपने देश में। एक दल का नाम था नरम दल और एक दल का नाम था गरम दल। ऐसा माना जाता है कि नरम दल में कांग्रेस पार्टी के कई अधिकारी उसमें कार्यरत थे और कांग्रेस पार्टी को ही नरम दल कहा जाता था उस समय। और जितने भी नरम दल के लोग होते थे वो कायर और नपुंसक होते थे, समझौता करने वाले लोग होते थे। नरम और गरम में आपको थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। नरम, अंग्रेज कहा करते थे कि ये नरम दल के नेता हैं, कांग्रेसी हैं, हम इनके साथ समझौता कर लेंगे क्योंकि नरम आदमी को दबाया जा सकता है, नरम आदमी को कुचला जा सकता है, नरम आदमी के साथ समझौता किया जा सकता है, नरम आदमी पर थोपा जा सकता है। और वो अंग्रेज थोप कर गए। अंग्रेज कहा करते थे कि नरम दल और गरम दल में एक ही चीज का अंतर है। नरम दल गुलामी में जीना पसंद करते हैं, अंधभक्ति में जीना पसंद करते हैं और गरम दल क्या है, वो स्वतंत्र पूर्वक जीने की कामना करते हैं, आजाद पूर्वक कामना करते हैं जीने के लिए। इसलिए नरम दल से हमेशा अंग्रेजी सरकार डरती थी। और गरम दल का नेतृत्व करने वाले प्रमुख जो कमांडर थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम इन अत्याचारी अंग्रेजों से क्या भीख में मांग रहे हो। स्वतंत्रता नहीं मिलती भीख में, आजादी भीख में नहीं मिलती, कुर्बानी देनी पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब आजादी और स्वतंत्रता मिलता है। लेकिन वही नरम दल के नेता, जिसमें सर्वोच्च, जिसको कथा कथित महात्मा गांधी बोला जाता है, वो बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म तो है ही। वो दूसरे वे में कि अगर कोई एक थप्पड़ गाल पे मार दे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो ताकि उसका क्रोध की अग्नि थोड़ा शांत हो जाए। क्या इससे आपकी आजादी आई है? क्या उनके चरखे चलाने से मात्र से आई है? आज देश में कितने चरखे चलती हैं? न चरखे चलाने से इस देश में आई है आजादी और न ही आपकी आजादी नरम दल के कोई नेता लेकर आया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि स्वतंत्र वही होता है जो आजाद होता है। स्वतंत्र वही होता है जिसके पास अपना तंत्र होता है, अपना नियम होता है, अपना कानून होता है, अपना सिद्धांत होता है, अपना व्यवस्था होता है, अपना प्रणाली होता है, अपना सब कुछ होता है, अपना विभाग होता है। सब कुछ अपना बनाओ, अंग्रेजियत का मत रखो। दो तरफ के पार्टी थे, एक नरम दल के पार्टी वो थे कांग्रेस पार्टी, जो ये बोलती थी कि नहीं हम तो डेमोक्रेसी ही लाएंगे,
अंग्रेजों ने जो बनाकर दे दिया है सिद्धांत, नियम, कानून, हम तो उसी को लागू करेंगे। अंग्रेजी सरकार ने जो व्यवस्थाएं हमको दे दी हैं, जो प्रणालियां दे दी हैं, जो सिद्धांत दे दिए हैं, जो नियम, कानून और व्यवस्थाएं दे दी हैं, हम तो उसी को लागू करेंगे, हम तो उसी को आगे चलाएंगे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि नहीं, तब आजाद और स्वतंत्र होने का मायने क्या है? जब अंग्रेजों ने व्यवस्था बना दिया, सिद्धांत और प्रणाली सब कुछ दे दिया, तो वो शोषण करने के लिए दिए हैं। भारतीयों पर राज 1000 सालों तक राज करने के लिए दिए हैं, इनको लूटने के लिए दिए हैं। और उसी व्यवस्था को तुम चलाओगे, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे स्वास्थ्य प्रणाली हो, या कोई भी प्रणाली को तुम चलाओगे, तो तुम आजाद कहां से हुए? स्वतंत्र कहां से हुए? ये तो स्वतंत्र का परिभाषा नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की 2 परिभाषा दी थी। वो परिभाषा क्या है? एक, उन्होंने कहा था स्व का मतलब होता है अपना, और तंत्र का मतलब होता है अपना, तंत्र व्यवस्था, अपना विधि व्यवस्था, सिद्धांत, न्याय, सब कुछ अपना। तो सब कुछ अपना आप धर्म ग्रंथ अपने वेद, शास्त्र, पुराणों के आधार पर बना लो और उसको तुम पूरे देश में लागू करके चला दो और अंग्रेजियत के गला दबाकर उसका कब्र में दफना दो, तब तो तुम हुए स्वतंत्र। और अपने तंत्र को जब आजाद पूर्वक, जब उसमें कोई अवरोध न बने, अगर ऐसे तुम भारत के क्षेत्र में चला लोगे, तब तुम इसको कहा जाएगा कि तुम आजाद हो। और दूसरा उन्होंने परिभाषा क्या दिया था? सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि अगर हम अपने धर्म का अनुसरण करेंगे, तो धर्म कहता है कि स्व का मतलब होता है आत्मा, स्व का मतलब होता है आत्मा, और तंत्र मतलब होता है नियम, कानून, सिद्धांत। तो हम चूंकि शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा। इसलिए आत्मा का जो तंत्र और सिद्धांत होना चाहिए, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यानी प्रकृति का सिद्धांत, और प्रकृति जुड़ी हुई ईश्वर से, यानी ईश्वर, प्रकृति और जीव के आत्मा, ये 3 चीजों पर जो व्यवस्थाएं फिट बैठती है, जो सिद्धांत फिट बैठता है, वो तंत्र, वो व्यवस्था, वो सिद्धांत ही स्वतंत्र व्यवस्था कहलाती है। और इस आत्मा के तंत्र को हम लागू करेंगे, इस पर मैं संविधान बनाऊंगा और इसको लागू करूंगा पूरे हिंदुस्तान पर। तो यहां पर 2 तरह के बात हो रहे थे। एक वो जो सत्ता के लालूप और कामुकता और व्यभिचार और लूट में लपलपाती अपने जीवों को लेकर के अंग्रेज को सामने गिड़गिड़ा कर मांग रहे थे कि आप हमें सत्ता सौंप कर यहां से इंग्लैंड चले जाइए। और एक तरफ अंग्रेज कहा करते थे कि मैं अगर तुम्हें सत्ता भी अगर दे दूं तो तू चला नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम लोग अगर इंग्लैंड गए तो भारत पर से शासन हमारा खत्म हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि भारत पर हमारा शासन खत्म हो जाए। इसलिए हम तो तुम्हें समझौता करना चाह रहे हैं तुमसे। और इसीलिए उन्होंने दिया था सत्ता का हस्तांतरण का कानून, उन्होंने पारित करवाया था। अंग्रेज कहा करते थे कि मैं तुम्हें स्वतंत्र नहीं करूंगा, तुमसे समझौता करूंगा, और वो समझौता कानून बाकायदा बनाकर करूंगा। और वो कानून भारत में नहीं बनेगा, वो ब्रिटेन में बनेगा। और आप जानते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 नाम का कानून ब्रिटेन में बनवाकर अंग्रेजों ने ब्रिटिश ऑफ काउंसिल में बनवाकर, और उन्होंने भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन स्टेट, आज भी कंट्री नहीं है भारत, याद रखना, ये गलत पढ़ाते हैं तुम्हारे मास्टर, गलत लिखते हैं किताबों में कि भारत एक देश है, नहीं, डोमिनियन स्टेट है, उपनिवेशिक एक राज्य है। ब्रिटेन का आज भी तुम गुलाम हो। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 सर्च मार के गूगल में उसको डाउनलोड करना और पढ़ लेना कि भारत और पाकिस्तान दोनों कंट्री नहीं है, डोमिनियन स्टेट है, एक उपनिवेशिक राज्य है ब्रिटेन का।
तो ये इसकी मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने कहा कि हम तुमको आजादी देंगे, हम यहां से ब्रिटेन जाएंगे, लेकिन समझौता करके जाएंगे 99 साल के लिए, कि हम 99 साल में कभी भी हम दोबारा हम आ सकते हैं यहां पर। लेकिन हम जब ब्रिटेन जाएंगे तो कोई भी व्यवस्था नहीं बदलेगी, ना हमारा शिक्षा तंत्र बदलेगा, ना हमारा न्याय व्यवस्था बदलेगा, और नहीं हमारा कोई भी व्यवस्था बदलेगा। 1947 के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बदला भारत में। आज इट इज जो अंग्रेजी सरकार ने जो दिया था सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। ये कैसे हुआ उसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। दूसरी तरफ, एक तरफ आप समझ गए कि अंग्रेजों के से गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें सत्ता चाहिए, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू और दूसरे तरफ मोहम्मद जिन्ना। और बीच में वो कहानी, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जी पर बताना है तो ज्यादा अंदर मैं नहीं जाऊंगा, और बीच में फंसा दिया एडमिना को, और दोनों में अफेयर था, और वो चली बात, और फिर यहां तक चली कि चलिए ठीक है, हम इस देश का 2 टुकड़ा करने के लिए हम तैयार हैं। तो एक तो वो है जो उसकी प्लानिंग की जा रही थी, अंग्रेज कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई हथियार नहीं बचेगा तो अंततः इस हथियार का उपयोग हम लोग करेंगे। वो उस रणनीति पर चल रहे थे। और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा अगर आजाद होना है, अगर तुम्हें स्वतंत्र होना है, स्वतंत्र भारत हिंद सरकार, हिंद स्वतंत्र अगर हिंद देश अगर तुमको चाहिए तो तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर तुम्हें स्वतंत्र होना है तो तुम्हें बलिदान देना ही पड़ेगा। उन्होंने ये सिखाया और आह्वान किया कि देखो भारतीय, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो नरम दल के नेता लोग करना चाह रहे हैं, जो अंग्रेजों के चाटुकारिता में डूब गए हैं और उनके व्यवस्थाओं को लागू करना चाह रहे हैं, और तुमको सदियों सालों तक तुमको शोषित होना पड़ेगा। एक तो रास्ता वो है जिस पर तुम जा सकते हो, चल सकते हो, और एक मेरा रास्ता है जो स्वयं का तंत्र मैं बनाऊंगा, स्वतंत्र भारत मैं बनाऊंगा, आजाद हिंद मैं बनाऊंगा। तो किस रास्ते पे चलोगे ये तुम तय करो। अगर मेरे रास्ते पे चलना है तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिलवाऊंगा, व्यवस्था बनवाऊंगा जिससे तुम आजाद हो सको और अपने तंत्र को चला सको, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद ना हो। और उन्होंने जनता को कहा कि आज इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नरम दल जो दुहाई दे रहा है कि अंग्रेजों की, जब यहां से अंग्रेज चले जाएंगे तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी भारत से नहीं जाएंगे, ये भी, और 127 कंपनी हुआ करते थे, जिसमें से ये हो रहा था कि भाई 126 कंपनियां चली जाएगी, नहीं जाएगी, और एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ जाएगी। ये सब चीज बात चलता था, चल रहा था। उसी समय उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस देश में क्यों स्थापित किया गया है, ताकि भारत को लूट करके वो ब्रिटेन में भेज सके, ब्रिटेन को अमीर कर सके और भारत को लूट करके गरीब बना सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसलिए भारत में बनाया गया है ताकि भारतीयों को उनके वैध धातु के मुद्रों को लूट करके उनके हाथों में कागज के टुकड़े उनको दिया जा सके, लूटा जा सके। तुम्हें शोषण करने के लिए इसको बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसलिए बनाया गया है ताकि भारतीयों को अवैध मुद्रा के प्रचलन में फंसा करके उनको कर्ज में डुबा करके हमेशा गुलामी को बरकरार रख सके अंग्रेजी सरकार। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चल रही है भारत में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले
कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये वैध मुद्रा को वापस इंग्लैंड भेज रही है और अवैध मुद्रा को भारतीयों के हाथों में थमा दे रही है, और ये घोर अपराध है, पाप है, और इस पर कोई भी नरम दिल का कोई भी नेता नहीं बोल रहा है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं और जितने भी गरम दल के नेता हैं वो सिर्फ बोल रहे हैं। तो हमारी शक्ति, भारत की शक्ति दो हिस्सों में थी और बटी हुई थी। जो एक तरफ मांग कर रही थी समझौता करने के लिए, स्वतंत्रता और आजादी को समझौता करने के लिए आप कोई कानून बना दीजिए और यहां से आप चले जाइए, आपका कोई भी नियम कानून नहीं बदलेगा, कोई भी विधि व्यवस्था नहीं बदलेगा, जो जैसा आपने बनाकर दिया है उसी पर हम लोग चलेंगे। और दूसरी हिस्सा में गरम दल के नेता जो ये कहते थे कि नहीं, तुम थोड़ा धीरज रखो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, थोड़ा सा और हमें सपोर्ट कर दो, हम अपना तंत्र खुद बनाएंगे, हम विकसित भारत बनाएंगे और आजाद हिंद सरकार का गठन करेंगे, निर्माण करेंगे। और वो हुआ भी। सुभाष चंद्र बोस कई महीने में ये बोलते थे कि 1934 का जो एक्ट है उसमें यह बताया गया था, दो कानून के बारे में आप जानते होंगे, एक क्या पेपर करेंसी एक्ट 1881, जिसके तहत यह बताया जाता है कि 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना होता है। लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना तो उस समय रुपए का जो कीमत है और घटा दिया था अंग्रेजों ने, और आप जानते हैं कि 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया था और 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया था, और उसमें यह कहा था कि 1 रुपया बराबर 550 मिलीग्राम सोना होगा। तो उसी समय ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि देखो पेपर करेंसी एक्ट 1881 और 82 में जो था 777 मिलीग्राम सोना, उसको घटाकर इन्होंने किया 550 मिलीग्राम सोना 1934 में। और गोल्ड स्टैंडर्ड को मतलब भारत में जितने भी सोना के, चांदी के, धातु के जितने भी सिक्के हुआ करते थे उसको अंग्रेज सरकार जबरन वापस ले ली और उनके हाथों में कागज का टुकड़ा थमा दी। तो सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि ये यहीं नहीं रुकेगा, इसका गठन इसलिए किया गया है ताकि भारतीयों पर शोषण किया जा सके, रुपए के माध्यम से लोगों को भ्रष्ट बनाया जा सके और इसको गरीब बना करके, क्योंकि अमीर हो जाएगा अगर भारत तो ब्रिटेन का कैसे गुलाम रहेगा, इसलिए भारत को गुलामी में डालने के लिए ही इसका निर्माण किया गया है और उसी पे कार्य कर रहा है। यानी कि उसका उद्देश्य है, आरबीआई का उद्देश्य है कि भारत को हमें गरीब बनाना है, भारतीयों को हमें लूटना है, पैसे के माध्यम से भ्रष्ट बनाना है और उन पर और जितने भी साधन और संसाधन हैं सब पर कब्जा करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है भारत के जितने भी साधन और संसाधन हैं, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, नदी है, कोई भी कंपनी है, जितने भी साधन और संसाधन है सब पर यह कब्जा करना चाह रही है। हर कोई वो कर्ज में डुबा करके और उसको परतंत्र बनाना चाहती है, हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना चाहती है कि बस लोग कहे कि अब बस रहने दो और लोग ये कहे कि मैं जिंदा हूं, यही विकास है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लोगों को इतना शोषण करना चाहती है कि लोग कहे कि भैया अब जिंदा हम है ना, यही तो कितना अच्छा सरकार है कि मुझे जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए कोई कानून बना दिया, मैं जीवित हूं ना, बस भैया यही है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस तंत्र को मैं, इस व्यवस्था, पूरी व्यवस्था को हम ध्वस्त करेंगे और उन्होंने किया। उन्होंने यह फरमान जारी किया 1944 में कि अब हम अंग्रेजों का गुलाम नहीं हैं। भारत में भारत का कोई भी नागरिक अंग्रेजों का गुलाम नहीं है और भारत का कोई भी नीति नियम भारत में लागू नहीं होगा। और उन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया और उन्हें कहा आज से आजाद हिंद सरकार का राज चलेगा भारत पे। भले अंग्रेजों के हाथ में सब कुछ है,
सब जगह उसके सेना है, दिस है, डेट है, लेकिन हम अपना व्यवस्था पूरे भारत में लागू करेंगे, अंग्रेजों से लड़ के करेंगे और उनको मारकर यहां भगाएंगे। और उन्होंने गठन किया आजाद हिंद सरकार। और आपको ताज्जुब होगा कि आजाद हिंद सरकार, अगर आपसे एक सवाल अगर करें कि अपने देश का, भारत देश का अस्थाई भारत देश का पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो भारत के अस्थाई भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र अस्थाई भारत सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने। और इनको बनाने में बहुत देशों ने अपना योगदान दिया, समर्थन दिया, लगभग 12 देशों ने दिया इनको। और इन्होंने जो अपना सबसे बड़ा मुख्यालय बनाया था वो रंगून में बनाया था। रंगून वो बर्मा एक देश हुआ करता था, अब उसको देश कह लीजिए या फिर उस समय का अंग्रेजों का एक क्षेत्र टुकड़ा कह लीजिए जिस पर उनका राज्य चला करता था। तो बर्मा में उन्होंने बर्मा देश के रंगून में उन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया और कहा कि सबसे पहले इस बर्मा में अंग्रेजों का कोई भी नियम कानून नहीं चलेगा। और उन्होंने लड़ाई वहां से शुरू की, प्रारंभ की। और जब उन्होंने लड़ाई और शुरू की तो बहुत सारे लोग तो आ गए, लेकिन पैसे की कमी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबको कंगाल बना दिया था। लूट लूट कर पैसे, सोने चांदी के सिक्के जितने थे उसमें चला करते थे, कागज के टुकड़े उस समय बहुत कम चला करते थे। तो उस समय लूट लूट कर उन्होंने क्या किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 अप्रैल 1944 ईस्वी में नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंद का स्थापना किया। नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंद का बैंक का स्थापना किया रंगून में, और कहा कि आज से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी रुपया नहीं चलेगा। आज से आजाद हिंद बैंक का रुपया चलेगा, करेंसी चलेगा। अब एक तरफ 2 तरह के हिस्से और क्रांतिकारी लोग थे। एक क्रांतिकारी अपने आप को कहने वाले नरम दल के लोग जो ये कहते थे कि नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा है उसी को हम मानते हैं और उसी को हम अपने व्यवस्था में चलाएंगे। अगर यहां से अंग्रेज भी चले गए तो भी हम उसी को चलाएंगे। और दूसरे तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा कि आजाद हिंद रुपया चलेगा, और उन्होंने 5000 के नोट तक भी उन्होंने छापे और इस देश में आजाद हिंद रुपया चलने लगा, तेजी से उसका प्रसार होने लगा। और जब होने लगा तो बहुत सारे देशों का नजर पड़ा कि भारत तो आजाद हो गया। और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जो गर्म दल के प्रमुख कमांडर हैं। और उन्होंने बैंक का स्थापना कर दिया रंगून में, और आजाद हिंद रुपया भी चलने लगा। तो उन्होंने समर्थन देना शुरू किया, और लगभग 12 से ज्यादा देशों ने इसको समर्थन दे दिया कि मैं आजाद हिंद रुपया को जानता हूं, इससे मैं परचेजिंग करना चाह रहा हूं। यानी कि जो आजाद हिंद रुपया जो था वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में मुद्रा उसको माना जाता था। यानी कि आज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे डॉलर है जिसमें पूरे विश्व व्यापार करता है, उसी प्रकार से आजाद हिंद रुपया, याद रखिए आजाद हिंद रुपया, जिसमें ये जो था कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में मुद्रा थी, रुपया थी, और जिससे दुनिया में व्यापार उस समय पर किया जाता था। और आज भी वो आजाद हिंद रुपया वैध है, यानी कि किसी के पास अगर होगा तो आज भी चलेगा। तो वह आजाद हिंद रुपया जो आज भी वैध है, जो नहीं मिल रहा है, वो आपके नरम दल के नेता के द्वारा, ये बताएंगे, कहानी थोड़ी आएगी आगे,
तो आजाद हिंद रुपया चलने लगा। और जब आजाद हिंद रुपया चलने लगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अंग्रेजी सरकार के लिए बनी थी भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में, उसका जो बेस है ना, ढहने लगा। अब क्यों ढहने लगा? क्यों? क्योंकि 1 रुपया बराबर 550 मिलीग्राम सोना देती थी कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कानून के तहत। 1 रुपया बराबर 5, यानी 1 रुपया का अगर कोई नोट है तो 550 मिलीग्राम सोना कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा। लेकिन वो नहीं देते थे। जैसे आज फ्रॉड हो रहा है कि आज भी उस नोट को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट को लेकर बैंक में जाते हैं तो आपके खाते में लिख देते हैं, वो डिजिट देते हैं आज। तो उस समय डिजिट नहीं मिलता था, उस समय कागज मिलता था, कागज। उस पर लिख दिया जाता था कि आपने इतना रुपये दिए और बस लीजिए और जाके परचेजिंग बाहर में कीजिए। यानी सोना नहीं देता था। और क्यों? क्योंकि उसका काम था कि सोने और चांदियों के धातुओं को लेकर के, वैध रुपया को लेकर के इंग्लैंड में भेजता था। वो भारत को लूटने के लिए बनाया गया था, जिसको सुभाष चंद्र बोस जी कहा करते थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जब ये बैंक बना दिए तब उन्होंने ऐलान किए कि देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस देश से भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो हमारा रुपये का मानक है, उस रुपये के मानक को हम लागू करें और उसी मानक पर हम भारतीयों से और पूरे विश्व में हम लोग लेन देन करें। उस समय भारत के कई व्यवसायी लोग और कई सोना चांदी का व्यापारी करने वाले लोग, हीरा का व्यापारी करने वाले लोग नेताजी सुभाष चंद्र का स्वागत किया, इस बात का समर्थन किया। और दान स्वरूप, क्योंकि सरकार का निर्माण हो चुका था, आजाद हिंद सरकार का निर्माण हो चुका था, हम स्वतंत्र हो चुके थे। तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले कि हम तो किसी भी व्यवसाय पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स 0%, सिर्फ उत्पादन जो कर रहे हैं भारत पर उस पर टैक्स 1% कहा करते थे। 1%, सिर्फ एक प्रकार का टैक्स। उस समय जो अंग्रेज भारत पर टैक्स लगाया करते थे वो लगभग 23 प्रकार के टैक्स लगाया करते थे। उत्पादन पे कर, आयकर पे टैक्स, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, टोल टैक्स, ऐसे करके 23 प्रकार के अंग्रेज टैक्स लगाया करते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर चलेंगे और 1% से ज्यादा हम टैक्स, सिर्फ टैक्स 1% से ज्यादा नहीं लगाएंगे, वो भी सिर्फ उत्पादन कर पे लगाएंगे, बस। इससे ज्यादा कहीं किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं रहेगा। और ये आप जानते हैं कि उस समय अंग्रेज तो लगान भी लिया करते थे। और लगान में ये था कि अगर 100 किलो अगर कोई अनाज उपजाता है किसान, तो 90 किलो अनाज सरकार को जाती थी, अंग्रेजी सरकार को जाती थी। यानी 90% लगान दिया करते थे हमारे किसान। तो किसान बहुत खुश हुए कि अरे हम तो आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, और हम अगर 100 किलो अगर धान को उपजाएंगे, किसी भी अनाज को उपजाएंगे, तो उसमें 90 किलो तो अंग्रेजी सरकार को देना पड़ता था, अब तो 1 किलो भी नहीं देना पड़ रहा है। तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन करते हैं। उन्होंने सोना चांदी को दान में दिया। नेताजी सुभाष चंद्र अपने जेवर निकाल करके स्त्रियों ने उनको दिया। और इस समय रंगून में जो बैंक था, नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंद बैंक, उसमें सोने का भंडार लग गया, सोने का भंडार। उद्योगपतियों ने कहा कि हम जब 100 रुपया का कोई भी सामान बनाते हैं, ये सब मेरे किताब में पढ़ लेना, ठीक है। 100 रुपया का अगर कोई भी सामान अगर हम बनाते हैं तो अंग्रेजी सरकार को 127 रुपया तो सिर्फ टैक्स देने पड़ते हैं। उस समय
तो व्यापारियों ने कहा कि 27 रुपया तो ऐसा ही मुझे बच रहे हैं। और दूसरा प्रकार, अगर 100 रुपया का अगर कोई सामान हम बनाते हैं उस पर 1% टैक्स लगता है, यानी 1 रुपया ही सिर्फ आजाद हिंद सरकार को हमें देना पड़ रहा है। इसलिए हम आजाद हिंद सरकार का समर्थन करते हैं और दान में इतना हम अनाज देते हैं या इतना सोना देते हैं, इतना हमारे पास जो कुछ भी हम देते हैं दान के रूप में। और ये दान के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र को इतना रुपया और इतना धन, इतना सोना और चांदी मिल गया कि वो बैंक बहुत ही ताकतवर हो गया। और जब ताकतवर हो गया, 12 से ज्यादा देशों ने उसका समर्थन दे दिया और इसको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे दुनिया के देशों में व्यापार करने की ताकत में स्थापित हो गया। एक बात यहां पर ध्यान रखिए, दोनों में क्या अंतर था। मैंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपया में 550 मिलीग्राम सोना देती थी, लेकिन वो भी सोना नहीं देती थी, वो सिर्फ कागज पर लिख कर देती थी, मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन अदा करता हूं, ऐसा लिख करके वचन वो देती थी, सोना नहीं देती थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का जो ये आजाद हिंद बैंक था वो सोना देती थी कि आप गूगल पे सर्च मार लेना, वहां पर दिखाएगा कि भाई ये आजाद हिंद रुपया है 5000 का, 1000 का। वो जब कागज का नोट, बैंक का नोट जब लेकर के लोग जाते थे उनको सोना मिलती थी। और वो सोने का वैल्यू क्या थी, जो हमारी सनातन का परंपरा है, जो हमारे धर्म का परंपरा है। और जो आप सुना करते थे कि शेषासुरी ने जो लिख दिया था कि 1 रुपया बराबर 1 चांदी का सिक्का बराबर 1 तोला चांदी। तो जो हमारा सनातन सिद्धांत है उस पर उन्होंने चला करते थे। तो कितना देते थे, स्टैंडर्ड वही है, 1 तोला बराबर 11.66 ग्राम शुद्ध चांदी बराबर 1 रुपया बराबर 1 चांदी का सिक्का। तो अगर कोई 1 रुपया का रसीद अगर कोई जाकर के बर्मा में देता था, आजाद हिंद बैंक को देता था, तो 1 सिक्का, चांदी का सिक्का उसको मिलता था, जिसमें 11.66 ग्राम का चांदी का सिक्का हुआ करता था। अगर और स्टैंडर्ड वही था, 1 तोला बराबर 11.66 ग्राम सोना बराबर 10 रुपया बराबर 1 मुहर बराबर 1 सोने का सिक्का। या यूं कहें कि अगर आप 10 रुपया का नोट अगर बैंक को लेकर जाते थे तो 1 सोने का सिक्का वो देते थे, जो 1 तोला का होती थी, 11.66 ग्राम शुद्ध सोना होती थी। तो यहां पर 2 तरह के आप देखें, उस समय क्या था, 550 मिलीग्राम सोना दे रहा है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो बैंक है वो कितना दे रहा है सोना, वो दे रहा है 11.66 ग्राम सोना। दोनों में कितना अंतर है, 1 रुपया बराबर 550 मिलीग्राम सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नेताजी सुभाष चंद्र जी का बोस जी का क्या दे रहा है, 11.66 ग्राम सोना। और दोनों में क्या अंतर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कागज पर लिख कर देती थी, धातु में वो नहीं देती थी, वो क्वाइंस नहीं देते थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो बैंक था वो क्वाइंस देते थे, और क्वाइंस नहीं उपलब्ध होता था तो वो सोना में देते थे। इसलिए उनका जो बैंक था वो पूरे दुनिया में छा गया और 12 देशों ने मान्यता दे दी थी। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा कि मैं इसी से लेन देन करूंगा। आप समझते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे जर्मनी, हिटलर ने उनको बुलाया था। वो किस लिए बुलाया था, ताकि बैंकों का तख्ता पलट यहां भारत में कर सके और आजाद हिंद जो सरकार बनी थी यहां पर उसको अस्थायी रूप देने के लिए उन्होंने बुलाया था। और कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं कि आपने इस तरीका का मेरे तंत्र को लागू आपने भारत में किया। हम तो अंग्रेजों का कमर तोड़ ही दिए हैं और तोड़ चुके हैं, जिससे वो कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे और कभी भी दोबारा किसी देश को
वो गुलाम बनाने के पहले सोचेंगे कि पहले हिटलर से लड़ लो, फिर कहीं और लड़ लेना, किसी को गुलाम बना लेना। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया, जब भारत देश को आजाद और स्वतंत्र रूप से घोषित किया, और जब उन्होंने कहा कि भाई मनुस्मृति देखो, उन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस कि हम अपने धर्म ग्रंथों को ही आधार मान करके, चूंकि मनुस्मृति को लोग यहां पर संविधान मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि विशुद्ध मनुस्मृति मैं लिखवाऊंगा। उन्होंने कहा था कि विशुद्ध मैं मनुस्मृति लिखाऊंगा, संविधान मैं लिखवाऊंगा और उसी को भारत देश में लागू करवाऊंगा, उन्होंने ये कहा था। तो उनकी पूरी चर्चा जो है ना, आज कहीं भी सुनने को नहीं मिलती है, ना आपको पढ़ने की मिलती है, लेकिन विरोधियों की तादाद है जो ये कहती है कि सुभाष चंद्र बोस क्या थे? अपराधी थे, निरंकुश थे, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते थे, हिंसक थे। आपको पढ़ने को मिलेगा वो तो आतंकवादी थे, यहां तक भी सुनने को अगर मिलेगा। और सुनने को मिलेगा कि उन्होंने तो देश के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा भी सुनने को मिलता है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत बताने का कोशिश किया हूं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो दो तरफ से थे, एक था नरम दल जो अंग्रेजों के चटुकारिता में बोल रहा था कि हां, हम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को आप बनाइए और भारत पाकिस्तान को अलग कीजिए और हम प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और आपके सारे व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ये तो जल्दबाजी में 1947 में ही हो गया था, ऐसा नहीं था। ये 10 साल पहले से ऐसा चल रहा था, ये सब बातें चल रही थी कि अंग्रेज ऐसा, जब विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, और उसमें उनकी कमर टूट गई, तो उसी समय से ये बात चलने लगा था कि अब तो अंग्रेज को भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिटलर ने अंग्रेजों का कमर तोड़ दिया था। याद रखिए हमेशा इस बात को, मेरे बात को, कि भारत का जो आजादी आई है ना, वो हिटलर की वजह से आई है और सुभाष चंद्र बोस जी की मर्दांगनी से आई है। बाकी नरम दल के कोई भी नेता के वजह से नहीं आई है। अगर हिटलर न होता तो भारत आज हो सकता है कि गुलामी में ही रहता, अंग्रेजों का। मैंने अंग्रेज भारत में रहते इस समय भी, लेकिन हिटलर के वजह से भारत में गुलामी आई है। और इस बात को भी कई बार ब्रिटेन के संसद में बोला जा चुका है। मेरे किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमको आजादी दिलवाई। हम उनको आज जयंती के रूप में 128वीं जयंती है, उनको हम याद करते हैं और आज पराक्रम दिवस मनाते हैं। और जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ये सभी लोगों तक आप पहुंचाइए। कुछ लोग ये बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो सपना था उसको किसने विफल कर दिया। ये भाई भारत के लोग ही थे, ये नरम दल के लोग ही थे जिन्होंने सत्ता के हस्तांतरण पे उन्होंने हस्ताक्षर किया। कोई प्रधानमंत्री बना तो कोई राष्ट्रपति का पद ले लिया तो कोई शिक्षा मंत्री बना। ये नरम दल के लोग ही थे। और अंग्रेजों ने ये ऑफर दिया कि एक तरफ वो है गरम दल जो अपना स्वतंत्र देश बना चुका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है और उन्होंने बैंक भी स्थापना किया है और उसी बैंक के तहत पूरे भारतवासी लेन देन भी कर रहे हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया के 12 से ज्यादा देश लेन देन कर रहे हैं उन्हीं के पैसों से। हम इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। तो नरम दल को उन्होंने चुना और षड्यंत्र के तहत नेताजी चंद्र बोस जी को हत्या करवा दिया। पहला नंबर में तो ये कि हत्या करवाया, जिसमें नरम दल के नेता लोग शामिल थे।
समझौता करने के लिए असमझौता कर लिए अंग्रेजों से और अपना पद को सुरक्षित कर लिए कि मैं क्या क्या बनूंगा, किसको क्या बनाया जाएगा। जो उसमें बहिष्कार करने वाले थे उनका मुंह किसी भी तरीका से बंद करवा दिया गया और जो नहीं माने उनकी हत्या करवा दी गई या फिर जेल में डाल दिया गया, या जो कुछ भी जिन्होंने लिखा उसको प्रेस में आने नहीं दिया गया, उसको जला दिए गए, उनके जीभ काट लिए गए गुप्त रूप से, और इस सब चीज यहां पर होता रहा। और यह आपको ताज्जुब होगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हत्या करवाने के बाद यही नरम दल के लोग 2 सिद्धांत को लागू करते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत कहता है कि नेताजी अभी भी जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं, लोगों को गुमराह कर दिया, क्योंकि जो गरम दल के उग्रवादी नेता हैं, गरम दल के जो सपोर्टर हैं, उनको दबाए जा सके, उनको नपुंसक बनाया जा सके, इसलिए उन्होंने कह दिया कि नेताजी तो जिंदा हैं। कौन कह दिया कि मर गया? नहीं मरे हैं, जिंदे हैं, अभी वहां है, वहां है। और दूसरे तरफ कह दिया कि नेताजी अज्ञातवास में चले गए। 2 तरफ, एक तरफ ये कहा कि नेताजी जिंदा हैं और एक बोल रही थी कि नेताजी अज्ञातवास में चले गए हैं। और अंग्रेज कहा करते थे कि वो तो डर के भाग गया, वो अंग्रेजी सरकार के ताकत के सामने कुछ नहीं था और डर के भाग गया। जबकि असलियत यह है कि आजाद हिंद फौज का उन्होंने जब नेतृत्व किया था, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत में आजाद हिंद फौज का जब निर्माण उन्होंने किया, आजाद हिंद सेना का निर्माण किया, तो उसमें जितने भी बहादुर और वीर क्रांतिकारी थे लड़ने वाले, वो सारे के सारे एकजुट होते गए। और चूंकि आजाद हिंद बैंक इतना समृद्ध हो चुकी थी, तो उसमें से वहां से पैसे निकाले और गोला बारूद हथियार उपलब्ध कराए जाते थे और उन्होंने लड़ा। यानी कि आजाद हिंद फौज को हमें भूलना नहीं चाहिए। उनके वजह से ही आज के देश में हम अंग्रेजों से मुक्त हैं, क्योंकि उनके डर से ही अंग्रेज यहां से भागे थे, जिनको नरम दल के नेता लोग सत्ता में आते ही सब तहस और नहस और ध्वस्त कर दिया। उनके जितने भी दस्तावेज हैं उनको जब्त कर लिया, या तो जला दिया या तो गुप्त लॉकरों में उनको रख दिया, और आज तक उसको उजागर नहीं किया गया है। मैं जितना भी सब बता रहा हूं आपको, ये रुपया था, ये बैंक था, ये सरकार थी, इसका दस्तावेज गुप्त रूप से उन्होंने लॉकर में रख दिया और आज तक उजागर उन्होंने नहीं किया। 2 तरफ से बातें हो रही हैं। एक वो कि अंग्रेज यहां से चले गए, नरम दल के नेता आ गए, और समझौता क्या हुआ? अंग्रेज बोल के गए कि भाई मेरा सारा विधि व्यवस्था जैसा मैंने बनाया है वो सब सारा चीज चलते रहना चाहिए। उन्होंने मान गए नरम दल के नेता, बोला हाँ सारा विधि व्यवस्था सब कुछ वैसा ही चलाएंगे। उन्होंने कहा कोई भी कानून इधर से उधर नहीं होना चाहिए। नरम दल के नेता बोले कोई कानून इधर उधर नहीं हो, सब ये चीज ऐसे ही कैसा ही चलेंगे, सिर्फ आप जाओ, आप अपना सत्ता मेरे हाथ में चले जाओ, जिस प्रकार से तुम शोषण करते थे उसी तरीका से हम भी करेंगे भारत में, हम भी भारत को लूटेंगे, बस इतना सा अंतर है। और अंग्रेज कहा करते थे कि मेरे जाने के बाद सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, बाकी कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी जो है भारत में अस्थायी हुई है वो नहीं जाएगी। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी गई, अब बाकी के बाकी यहीं पे रह गए। और आपको मैं बता दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना नाम पहले ही बदल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से यहां पर 1934 में स्थापित हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आप रुपया देखेंगे उस पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप नोट देखें तो उसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, मेरे भारत सरकार का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर लिखा रहता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आप सिक्का देखेंगे, मोहर देखेंगे या फिर रुपया देखेंगे तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था।
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी अगर आप देखेंगे तो उस पर भी लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों में अंतर क्या है? उसने नाम बदल करके यहां पर, यानी कि लगभग अगर बता दे तो एक भी यहां से बैंक नहीं गया, सारे के सारे एज वही चलते रहे। ये समझौता करके अंग्रेजों ने गया था कि हम लोगों के जाने के बाद में सुभाष चंद्र बोस का कोई भी दस्तावेज पब्लिक नहीं होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उसका कोई भी बनाया हुआ व्यवस्था नहीं चलेगा, उसको ध्वस्त करने का काम सरकार करेगी। और सरकार ने किया। आजाद हिंद रुपये का खात्मा किया, उसको अवैध घोषित किया। आजाद हिंद बैंक को अवैध घोषित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुस्तकों में पढ़ाने से मना कर दिया। पुस्तक में कि उन्होंने क्या क्या किया। लोग भूल गए सुभाष चंद्र बोस को, आगे आने वाली पीढ़ियां, कि उनका क्या कृत्य था और उन्होंने क्या किया इस देश के लिए। इस देश के लिए जो उन्होंने किया वो तो एक वीर पुरुष ही कर सकते हैं, एक महावीर ही कर सकते थे। वो महावीर थे, वो देशभक्त महावीर थे। अंग्रेज यहां से जब जाते हैं तो नरम दल के नेता कहा कि हमने आपके सारे बात को मान लिया, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी सुभाष चंद्र बोस का छाप है और इसको आप लोग ही समाप्त कर सकते हैं। और अंग्रेजों ने समाप्त किया। कैसे किया? संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने बैठक करके उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने पहला जिस क्षेत्र को आजाद करवाया अंग्रेजों से, उसका नाम था बर्मा देश। इस बर्मा देश को ही बदल डालो। अंग्रेजों के सरकार के षड्यंत्र के तहत बर्मा देश में सैनिकों का सरकार स्थापित हो गया। और जब स्थापित हुआ तो अंग्रेज कहे कि स्थापित होने से ही नहीं हुआ, इसको सुभाष चंद्र बोस ने जितने भी काम किए हैं उसको पहले इसको खत्म करो। तो उन्होंने कहा कि पहले तो बर्मा को ही स्वतंत्र करवाए थे, तो बोला कि बर्मा का नाम ही बदल दो। तब बर्मा देश का नाम ही बदल दिया गया। आपको यह बात याद रखना चाहिए कि बर्मा जो है देश, उसका नाम बदल दिया गया था 1989 ईस्वी में, और उस देश का नाम म्यांमार कर दिया गया था। तो एक तो ये कि उनका नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम हटाने के लिए उनके पूरे दस्तावेजों को इन्होंने गुप्त लॉकरों में रख दिया या जला दिया, या सुभाष चंद्र बोस जिंदा है या मुर्दा है इसके बीच में ही लोगों को फंसा करके गुमराह कर दिया लोगों को। और बर्मा देश का नाम उन्होंने 1889 में बदलकर म्यांमार रख दिया। और जिस रंगून में इन्होंने अपना आजाद हिंद बैंक का स्थापना किया था, नेशनल बैंक ऑफ आजाद हिंद बैंक, उसको तो पहले ही नष्ट किया जा चुका था, लेकिन रंगून का भी नाम इस इतिहास के पन्नों से हटाने के लिए उसका नाम बदल दिया गया। और रंगून का नाम बदल करके यांगून कर दिया गया। अब यहां पर दो देखिए, बर्मा का नाम बदल के म्यांमार कर दिया गया और रंगून का नाम बदल करके यांगून कर दिया गया। और राजधानी जो था वो भी बदल दिया गया। और आज जिस राजधानी की आप बात करते हैं वो नायपीडा है, यानी कि आज जो है म्यांमार की जो राजधानी है नायपीडा है। तो राजधानी भी चेंज कर दिया, देश का नाम भी चेंज कर दिया। जो सबसे बड़ा शहर हुआ करता था रंगून, सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, रंगून नदी के किनारे बसने वाले लोग हुआ करते थे, बहुत समृद्ध हुआ करता था, उसका नाम बदल के यांगून कर दिया गया। उनके बैंक को, अस्तित्व को मिटा दिया गया।
आजाद हिंद फौज का जो सबसे बड़ा मुख्यालय था वो रंगून में ही था, और उनके मुख्यालयों को तहस नहस कर दिया गया, उसके अस्तित्व को मिटा दिया गया। और ये सब हम लोगों के पिछले जनरेशन में हुआ है। और अभी 2010 में वहां पर जो सेना का शासन चलता था उसको हटा लिया गया 2010 में, क्योंकि उन लोगों का जो भी षड्यंत्र था वो उस षड्यंत्र का पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने 2010 में हटवा लिया सेना का शासन। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे ही है, ये तो समय के साथ नाम चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, लेकिन इसमें बहुत सारे रहस्य हैं, सामान्य लोग को समझ में नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्यों किया गया, इस पर कोई भी सोचता विचारता नहीं है, कि किसी को सोचने और समझने का क्षमता ही नहीं बचा है। और जो सोचने और समझने की क्षमता रखता है उसको ऐसे इतने इधर उधर की बातों में उलझा दिया जाता है कि सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। आज हम देखते हैं कि बैंकों का शोषण इतना हो चुका है कि 210 लाख करोड़ रुपए हम पे कर्ज हो गया है, हम भारतवासियों पर। 1947 में पूरे देश में 1 रुपए का भी कर्ज नहीं था, कोई भी भारतीय कर्जदार नहीं था। 36 करोड़ की जनसंख्या थी, और आज 2025 में 23 जनवरी को बोल रहा हूं कि हर भारत का बच्चा चाहे वो आज जन्म क्यों न ले रहा हो, चाहे मरणासन अवस्था में क्यों न हो, 1,50,000 रुपया का कर्जदार है बैंकों का। हम कर्जदार हैं। आप अनुमान लगाइए कि 1.5 लाख रुपए का हम कर्जदार हैं। हर भारतीय 1.5 लाख रुपए का कर्जदार है बैंकों का। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना शोषण भारत पर किया, भारत का किया, कितना भारतीयों का इन्होंने शोषण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कहा करते थे कि ये जो बैंक है ये फ्रॉड कर रही है, ये इंग्लैंड को आबाद करने के लिए और भारत को लूटकर बर्बाद करने के लिए बनाई गई है। ये जो बैंक है भारतीयों को भ्रष्ट बनाने के लिए की गई है, और हम कितना भ्रष्ट हो चुके हैं। 1947 में मात्र 4% से भी कम भ्रष्टाचार हुआ करता था, लेकिन राजीव गांधी बोल गए कि जब मैं 100 रुपया किसी गरीब को मदद करने के लिए देता हूं तो बीच में ही 92 रुपए लूट लिए जाते हैं, और मात्र 8 रुपए ही उस गरीब को मिलते हैं। यानी 92% हम भ्रष्ट हो चुके हैं राजीव गांधी के जमाने में, और आज तो इसकी संख्या और भी ज्यादा है, और लूट के नए नए तरीके अपनाए गए हैं। अवैध पैसे दे करके, वैध रुपया लूट करके, और बैंक विदेशियों का खजाना भर रही है। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, अपने किताबों में लिखता हूं, और कुछ लोग कहते हैं कि यह तो फर्जी डॉक्टर है, क्या महामारी के बारे में बात करता है, ये तो अज्ञानी है, ये तो मूर्ख है, क्या किताबें लिखता है, क्या शोध करता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। सोचने और समझने की तर्क शक्ति क्षीण हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। बशर्ते यह है कि जो मुझे गाली दे रहा है उसको कुछ नहीं आता है। उसको ऐसा ही शिक्षा में पढ़ाया गया है कि जो देश के लिए करे, जो सत्य के मार्ग पर चले, उसको तुम गाली देना, इसी में तुमकी महानता होगी। क्योंकि जो सबसे ज्यादा कामुक होता है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी का शोषक होता है, उसको बड़ा माना जाता है। हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस कह गए कि देखो, विकसित भारत बनाना है तो विकसित लोग चाहिए। और विकसित कैसे होते हैं लोग? जो सबसे कम एनर्जी का खपत करता हो। सबसे कम एनर्जी जो खपत करता हो वही विकसित है।
और जो सबसे ज्यादा एनर्जी खपत करता है वो सबसे ज्यादा घटिया है, अविकसित है। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि ये जितने भी साधु संत फकीर महात्मा देखते हो वो सबसे कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एक लंगोटी पहन लेते हैं, काम चल जाती है। 2 वक्त की रोटी मांग लेते हैं कहीं से, काम चल जाती है। सबसे कम एनर्जी का उपयोग करते हैं, इसीलिए महान है। आज के साधु संत महात्मा महान है क्योंकि सबसे कम एनर्जी, वो नहीं भी कुछ मिलेगा तो ऐसा सिद्धि और साधना तपस्या जानता है जिसकी वजह से उसको भूख ही नहीं लगेगी। ऐसे भी हैं किताब पढ़ते रहो सारा चीज मिलेगा, कौन सा करने से भूख नहीं लगती है, कौन सा योग साधना करने से। तो सुभाष चंद्र बोस कह गए कि आज जो विश्व जिसको विकास समझ रही है वो तो विनाश के रास्ते पर जा रही है। विनाश, और विनाश कैसे? वो एनर्जी का शोषक है। जो जितना ज्यादा भोगी रहता है उतना ही प्रदूषक होता है। एक साधु एक लंगोटी पे रह लिया, उससे कोई भी प्रदूषक नहीं हुआ, प्रदूषण नहीं फैला। लेकिन वही व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति हम लोग को जैसा, चाहे और भी जिसको फैंटेसिया बोलते हैं, उसको कोट चाहिए, उसको टाई चाहिए, उसको मुंह में लेपने के लिए क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, सब कुछ चाहिए, बाल कटाने के लिए लग्जरी हो चाहिए, सब कुछ चाहिए। कितने एनर्जी का उपभोग करता है वो। और एक साधु संत महात्मा का कुछ नहीं चाहिए। जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो एक गंजी पहन लेता है और चला जाता है खेत में काम करने के लिए, कोई एनर्जी का उपभोग नहीं करता। तो सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि जितना एनर्जी का कम उपभोग करेगा उतना ही तुम विकसित हो। इस देश में गौतम बुद्ध को विकसित माना जाता है, महान माना जाता है, क्योंकि वो एनर्जी का सबसे कम उपयोग करते थे। जितने भी ऋषि महर्षि थे, मुनि थे, जैन साधु थे, उस जैन साधु सबसे ज्यादा कम एनर्जी का उपयोग करता है, इसलिए सबसे ज्यादा वो महान है। सुभाष चंद्र बोस कहेंगे कि हम तो स्वतंत्र है ना, स्व आत्मा का तंत्र में विश्वास करने वाला, आत्मा के को हम मान करके और सिद्धि और आराधना में रहने वाले लोग हैं। तो जो आत्मा के लिए जो अगर कोई पूजा करे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तो उसे एनर्जी की क्या आवश्यकता है? उसे तो अध्यात्म में एनर्जी ही सबसे अधिक है। तो भौतिक एनर्जी जो ज्यादा कंज्यूम करता हो, जो भोगवादी हो, उसी को आज की संस्कृति, अंग्रेजों की संस्कृति महान समझती है। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि जिस जीडीपी का नाम ले रहा हूं, समझिए, तो जीडीपी कैसे बढ़ती है? जीडीपी तब बढ़ती है जब आप एनर्जी का उपभोग करते हैं। एक साधु संत महात्मा तो क्या कर लेगा? पेड़ पौधे लगाएगा और डार तोड़ करके और दांत साफ कर लेगा, जीबी भी बना लेगा। और जब ऐसा वो करेगा तो जीडीपी इससे नहीं बढ़ती है। किससे बढ़ती है जीडीपी? जब लोग मंजन करते हैं तो मंजन कंपनी बनाती है। जब कंपनी बनाएंगे तो उस पर 66 प्रकार के टैक्स लगते हैं, वो टैक्स सरकार को जाते हैं, तो जीडीपी बढ़ती है। मंजन करने से जीडीपी बढ़ती है, ब्रश करने से जीडीपी बढ़ते हैं। इसीलिए टेलीविजन में ब्रश और ये मंजन और पेस्ट का आता है ऐड। ये जो एनर्जी कंज्यूम आपने किया, इसमें दोनों फर्क है। जो साधु संत महात्मा, भाई आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दांत को साफ करना, मुंह को साफ करना और मन को साफ करना, ये कनेक्टेड है। साधु संत महात्मा ने क्या किया? पेड़ पौधे वो लगाते हैं, टहनियों को तोड़ करके और मुंह उसने साफ कर लिया। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि ये तो साफ कर लिया और ये फेंक दिया, तो किसी प्रकार का प्रदूषक या गंदगी नहीं फैली। और चूंकि पेड़ के टहनियां अपने आप ये उगाती रहेंगी तो वो रिसाइकिल हो गया, तो जो एनर्जी वेस्ट हुई थी वो पुनः वापस आ गई। लेकिन वो जो पेस्ट मुंह में लग रहा है, तो पेस्ट अगर मुंह में लग रहा है तो एनर्जी का ज्यादा आपने उपभोग कर दिया, क्योंकि इस पेस्ट को कंपनी बनाएगी
और कंपनी को चाहिए सामग्री तो उसको लिए बनाना पड़ेगा। तो ये यातायात का उसमें आ गया। पेस्ट बनाने में बहुत प्रकार के केमिकल लगेंगे, तो वो केमिकल निकालने के लिए फिर से आपको खदान से निकालना पड़ेगा उन केमिकल्स को। जिस मशीन में वो बनता है उस मशीन को बनाने के लिए फिर अलग से एनर्जी लगेगी, आने जाने सब चीज, ये एनर्जी। मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूं, आप बैठेंगे तो सब चीज। तो कहने का मतलब है कि जो इंसान एक लंगोटी पर चरखा चला करके, सूत काट करके और लंगोटी स्वयं से बना लिया, तो उससे जीडीपी नहीं बढ़ती है। ये ऐसा शर्ट पहनने से बनती है। ये शर्ट हम बना नहीं सकते, इसको मॉल से जाके खरीदना पड़ता है, उसको टैक्स भरना पड़ता है। जो कंपनी से ये चल के आया उस पर भी टैक्स लगता है। जो कंपनियां ये बनाती हैं उसमें अनेकों प्रकार के ऊर्जाएं लगती हैं। जिस मशीन को डिजाइन किया गया है उसको कहीं से और आया होगा, तो इस पे बहुत ज्यादा एनर्जी खपत होती है। तो इससे ज्यादा क्या होता है, एनर्जी जितना खपत होगा जीडीपी उतनी बढ़ती है, एनर्जी जितना कम होगा जीडीपी उतना घटती है। तो था अंग्रेजों का, ये अंग्रेजों का फॉर्मूला था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमारे सारे लघु उद्योग को बर्बाद करना चाह रहा है ये अंग्रेजी सरकार, बर्बाद और तबाह करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एनर्जी का कम उपयोग करते हैं। और जब एनर्जी का कम उपयोग करते हैं और बुद्धि और दिमाग और आत्मा के तंत्र से बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी, तो प्रकृति का रक्षा होता है। और ये विनाश करते हैं अंग्रेज, इसलिए इन अंग्रेजों को मार कर यहां से भगाना है। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि हमारे लघु उद्योग में जो गांव में है ऐसे ऐसे सामान उत्पादन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे एक आपको उदाहरण बताऊं, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में मच्छरदानी बनाई जाती है। मच्छरदानी क्यों? कुछ लोग होते हैं वो धागे रहते हैं, वो धागा कपास गांव में ही उगाया जाता है, गांव में ही उगाया जाता है और बिना खाद का उगाया जाता है, क्योंकि देसी गाय और सांड हुआ करती थी। गाय का गोबर और गोमूत्र से कपास की खेती होती थी हर गांव में। आपको भी याद होगा, मेरे गांव में भी हुआ करती थी, मुझे याद है। आज नहीं होती है। कपड़े भी बनाए जाते थे, जूट वाली, रेशे वाली, लेकिन अब नहीं बनाए जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि मच्छरदानी इतना बढ़िया क्वालिटी का बनता है गांव में, तो उसमें जो सामग्री चाहिए, जो कपास, वो मेरे ही गांव में, उसी के गांव में इस्तेमाल होता है। और जो कारीगर होते हैं उसी गांव के होते हैं। और जो कारीगर के काम करने वाले होते हैं वो अपने बच्चों को सिखा देते हैं। और सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि ये तो लेबर एक्ट बना दिया अंग्रेजों ने और हमारे टेक्नोलॉजी को तोड़ दिया, हम इसको विकसित करेंगे। लेबर एक्ट क्या था? यह था कि बच्चों को वो तकनीक नहीं सिखानी है जो लघु इस उद्योग में इस्तेमाल होती है या जिसमें आप रंगत है या जो आप कार्य कर रहे हैं। जैसे गांव का किसान कोई अगर सोनार का काम करता है, सोना का काम करता है, तो सोना से गहना वगैरह जो भी जेवर बनाता है उसका तकनीक अपने बच्चे को नहीं सिखाएगा, क्योंकि जैसे ही बच्चे को सिखाएगा तो अंग्रेज सरकार बोल देगी कि ये तो बच्चे को लेबर बना रहा है। तो ये तो लेबर एक्ट में फंसा दिया कि बच्चे से काम नहीं करवाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है। वो भी कौन सा स्कूल? जिसमें सोना बनाने का कोई भी विधि कभी नहीं बनाई जाएगी, चाहे पीएचडी कर ले तभी भी नहीं सिखाई जाएगी। जो लोहार भाई काम करते हैं, वो जो काम करते हैं उसकी तकनीक कभी नहीं सिखाई जाएगी, पीएचडी कर ले तब वो नहीं सिखाई जाएगी अंग्रेजों का स्कूल में। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि हमारे तकनीक का ये सबसे बड़ा भ्रमजाल उन्होंने कहा है कि लघु उद्योग का बंद करने के लिए लेबर एक्ट लगा दिया कि हम अपने बच्चे को अपने तकनीक को नहीं सिखा रहे हैं। हम कपड़ा बना तो रहे हैं लेकिन अपने बच्चे को इस तकनीक को नहीं सिखा पा रहे हैं कि देखो किस प्रकार से कपड़ा बुना जाता है, किस प्रकार से ये वस्तुएं की निर्माण की जाती है, नहीं सिखा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये आजाद हिंद सरकार में ये कानून लेबर एक्ट को हम खत्म करेंगे। हम जो काम करते हैं अपने बच्चों को सिखाएंगे, चाहे उसकी उम्र कितना भी हो। हमारा बच्चा है, हमारा व्यवसाय है लघु उद्योग का, हमारे पास बच्चा है घर से, हम उसको सिखाएंगे कि देखो भाई कपड़ा कैसे बनता है, रस्सी कैसे भरा जाता है, ये काम कैसे हो रहा है। तो वो तो बेस्ट क्वालिटी का मच्छरदानी बना रहे हैं
उसमें लगने वाला कपास भी गांव का ही, तकनीक भी गांव का ही, जो मशीन बन रहा है उसके लिए लकड़ियों का जाल एक बनाया जाता है, वो जाल भी गांव में ही बन रहा है, बनाने वाले लोग भी हैं, तो उद्योग धंधे भी स्थापित हुआ, वहां से बन के मस्त बढ़िया मच्छरदानी आ गया। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि हम चूंकि आत्मा का तंत्र पालन करने वाले हैं, स्वतंत्र पालन करने वाले हैं। स्वतंत्र यानी कि आत्मा के तंत्र कहता है कि किसी भी जीव जंतु का उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा अधिकार है इस पृथ्वी पर। तो चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उसको उतना ही अधिकार और हक है जीवन का जितना आपको है। इसलिए हम मच्छर को भी नहीं मार सकते, मक्खी को भी नहीं मार सकते, इसलिए हमने तंत्र बनाया मच्छरदानी का। हमें मच्छर से दिक्कत हो रही है, मच्छरदानी लगा लेंगे, मच्छर घुसेंगे, घुस नहीं पाएंगे, ये तो हमारी तकनीक थी। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि हम लोगों का जस्ट उल्टा, ये पैशाचिक सभ्यता संस्कृति में जीने वाले लोग, अंग्रेज व्यवस्था क्या कर रही है, इन मच्छरों को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनको मारने के लिए ये तो जहर का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर ये रहते हैं वहां पर नीचे वो डाल देते हैं विषैले पदार्थ, उससे पोछा मरवाते हैं कि हमारे मक्खियां तक मर जाएं। तो ये तो प्रकृति का दूषक है, ये तो शैतान का पूजक है। महात्मा गांधी भी कभी हिंद स्वराज नाम का पुस्तक उन्होंने लिखा था 1909 ईस्वी में। उन्होंने भी पहले लफ्ज में कहा था कि ये तो यूरोप अमेरिका का जो सभ्यता है वो शैतानी सभ्यता है। यूरोप अमेरिका का जो संस्कृति है वो शैतानी सभ्यता है, पैशाचिक है। उन्होंने भी कहा था, आप हिंद स्वराज को किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये बोलना बंद कर दिया, वो अंग्रेजों ने बैन भी किया था किताब को। सुभाष चंद्र बोस कहा कि ये पैशाचिक व्यवस्थाओं में जीने वाले अंग्रेज जो हम पे शासन कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था को हम उखाड़ फेंकेंगे। हम किसी भी जीव जंतु का हिंसा नहीं होने देंगे। और इसी के लिए हमने तो तरह तरह के टेक्नोलॉजी विकसित किए हैं, और उन तकनीकों को उखाड़ फेंकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बहुत प्रकार के नियम कानून ला दिए हैं, बहुत प्रकार के अव्यवस्थाएं थोप दी हैं, जिसको हम नष्ट करेंगे। और उन्होंने कहा था कि जितने भी कानून और नियम अंग्रेजों ने बनाए हैं, उन सारे कानून और नियम को हम नहीं मानते हैं। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद सरकार में जीने वाले लोग अंग्रेजी सरकार के बनाया हुआ कोई भी नियम कानून को नहीं मानते थे। और वहां पर मानते थे क्या, आजाद हिंद फौज क्या जो नेतृत्व करने वाले सेना लोग होते थे, वो गांव गांव जाते थे और बोलते थे कि हमारा जो न्याय पद्धति है वही सर्वोपरि है। ग्राम सभा, मत जाओ अंग्रेजों के चंगुलों में मत फंसो, इन काला कोटों के जंजाल में मत फंसो, कोई भी कोर्ट में मत जाओ। ग्राम सभा जो चल रही है उसमें भी अंग्रेजों का एक क्लॉज था कि अगर ग्राम सभा में कोई नियम और कानून पारित होता है और 60% लोग समर्थन में होते हैं तो सरकार का कोई भी कानून उसको बदल नहीं सकती थी। आज भी वो कानून लागू है। कोई भी गांव जिसमें 60% लोग ये कह दे कि अंग्रेजी सरकार या भारत सरकार या हिंदुस्तान के सरकार द्वारा बनाया गया ये कानून को हम नहीं मानते हैं, हमारे गांव में नहीं चलेगा। अगर ये ग्राम सभा अगर बोल देते हैं और 60% से ज्यादा लोग मान्यता दे देते हैं तो ये भारत सरकार का या हिंदुस्तान सरकार का ये उस गांव में ये हिल नहीं सकते, उस कानून को ये जबरदस्ती मनवा नहीं सकते। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि ग्राम सभा का जो कानून होगा वो सर्वोपरि होगा। इसलिए जब तक हम संविधान नहीं बना रहे हैं मनुस्मृति को, क्योंकि मनुस्मृति में तो बहुत ज्यादा मिलावट कर दी गई थी, श्लोक है लगभग आज के हिसाब से 1200 श्लोक जो पूर्ण रूप से सही थे, लेकिन जब आप मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो 2600 श्लोक का मिलेगा आपको मनुस्मृति। तो ये तो अमृत में जहर मिला दिया गया है।
और वो कितना मिला दिया गया है? लगभग 125% ज्यादा मिला दिया गया, 125%, क्योंकि 1200 श्लोक ही मूल रूप से हैं जो प्रकृति, ईश्वर और आत्मा यानी जीव के संरक्षण में रखने वाले अपने संविधान को, मैंने जिस पे सनातन आर्यावर्त चला करता था, तो आर्यावर्त में जो चला करता था संविधान मनुस्मृति, उसमें सिर्फ 1200 श्लोक थे, लेकिन 2600 श्लोक का मिलावटी मनुस्मृति को लिखवा करके और प्रसारित करवाया गया था। वो आज भी भारत में चल रहा है। सुरेंद्र कुमार का मनुस्मृति आता है, जाकर पढ़ लीजिएगा, कौन सा उसमें का जो सब चीज उन्होंने व्याख्या किया हुआ है कि कौन सा जो श्लोक है वो मिलावटी है और कौन सा असली है, कौन सा नकली है, सब उन्होंने प्रमाण दे रखा है। तो सुभाष चंद्र बोस तो ये कहा करते थे कि ग्राम सभा सर्वोपरि है, जब तक ये हम संविधान लिखवा नहीं लेते तब तक ग्राम सभा ही सर्वोपरि होगा। और ग्राम सभा जो कहता था उसी समय लोग मानते थे, लेकिन अंग्रेज भी क्रूर थे। वो अपने व्यवस्था को लागू करने के लिए, अपने टैक्स कानून और अलग प्रकार के कानून को लागू करने के लिए जबरदस्ती मनवाने के लिए अत्याचार करते थे, लोगों पर आरोप लगा करके जेल में डाल देते थे, उनके हाथ कटवा देते थे, अंगुलियां कटवा देते थे, सब कुछ होता था। लेकिन भारतवासी भी डटे नहीं। इन अंग्रेजों को आखिरकार उन्होंने मार के भगाया ही, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। वो अस्थायी भारत सरकार के, मैंने भारत देश का पहले प्रधानमंत्री थे, और वे आज भी हम जैसे देशभक्तों के दिल में जिंदा हैं, और हमेशा हम जैसे देशभक्तों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी कामना के साथ में मैं अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो मुझे बताने हैं, लेकिन समय पर आते आते मैं बताऊंगा, क्योंकि जो चीज मैं बताऊंगा उस पे लोगों का भरोसा विश्वास नहीं होता, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते हैं। अगर सब चीज अगर आपको जानना है सच्चाई के बारे में, तो मैंने लगभग 22 पुस्तकें मैंने लिखी है, 23वां मैं लिख रहा हूं। उसमें से 11 पुस्तक मेरी प्रकाशित हो चुकी है। सनातन भारतीय संविधान 2 भाग में, रामराज 2 भाग में, शैतानी सभ्यता 2 भाग में, शैतानों का मायाजाल 2 भाग में, हम ये क्या बनोगे, भारतीय या अरेबियन, अमेरिकन, यूरोपियन, वाट ये पुस्तक आने वाली है। तो कहने का अर्थ है कि मुझे जितना सामर्थ्य है मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, आप लोग भी करिए। और आज का जो दिन है वो पराक्रम दिवस के रूप में है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर देशभक्त आपको बनना है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जैसा आपको बनना पड़ेगा, तभी आप व्यवस्था, इन बुरी शक्तियों से आप लड़ पाएंगे। जिन बुरी शक्तियों का जो पोषक, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो पोषक ये बैंकर्स हैं, शैतानी ताकतें हैं, उनसे लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही आपको बनना पड़ेगा। और ज्ञान में उच्च स्तंभ बनने के लिए राजीव दीक्षित जी के मार्ग पर आपको चलना ही पड़ेगा। इसी शब्दों के साथ में आज पराक्रम दिवस का आप सभी देशभक्त वीर क्रांतिकारियों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।